Can everybody see my screen? I'm sharing my screen. হ্যাঁ দাদা দেখা যাচ্ছে। हाँ, ओके। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है कि ड्रग्स एक्टिंग ऑन द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम मतलब हमको मालूम है कि इसका पार्ट क्या होंगे, हमारे किडनीज, यूरेटर्स, यूरेथ्रा एंड द एडिशनल सिस्टम्स लाइक आवर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एटसेट्रा. We are starting to look at our first slide, which contains nephron. Nephron is what? Nephron is the functional and structural unit of kidney. Okay, and a kidney is, remember it, that a kidney is made up of 1 million nephron. Okay, a kidney is made up of around 1 million nephron. Okay, have a very close look at it. तो जो पहले वाला सेगमेंट है वो है हमारा ग्लोमेरुलस, ठीक है, यहाँ पर ये है ग्लोमेरुलस और इसके बाहर का ये जो हिस्सा है ये है बाउमन्स कैप्सूल. आई एम सेइंग दिस बिकॉज वी नीड ए recap, a quick recap to let everybody know that what nephron actually is. And this nephron is situated between the cortex and medulla of a kidney, and the various parts of nephron are responsible for different ions reabsorption. Okay, तो नेफ्रॉन क्या करता है? नेफ्रॉन जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट आयंस है, ठीक है, जो मतलब हो गया सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब आयंस नेफ्रॉन रीअब्सॉर्ब करता है ब्लड में, और ब्लड में रीअब्सॉर्ब करके ये उसके लेवल्स को बढ़ाता है, और इससे क्या होता है, बॉडी का जो एक सॉल्ट बैलेंस है वो बना रहता है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Na का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है काफी जगह पर. ये क्या है? हमारा साइट 1 और पीसीटी. पीसीटी मतलब क्या? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है. उसके बाद हुआ वाटर एब्सॉर्प्शन, इस साइट में देख रहे हो वाटर एब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है. कैन एनीबडी से द नेम ऑफ दिस लूप? कैन एनीबडी नेम दैट? व्हाट इज इट? দাদা কোনটা বলছো? दिस लूप, this is nephron, and what is the name of this loop? Henry's loop. हेनलीज लूप, यस करेक्ट. तो हम इसे क्या बोलते हैं? हेनलीज लूप. HENLE हेनलीज लूप. तो ये पार्ट हो गया आइसोटोनिक, इससे वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है. और दूसरा पार्ट हो गया हाइपरटोनिक. मतलब हाइपरटोनिक मतलब क्या? उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज्यादा है, मतलब उसमें काफी ज्यादा सॉल्ट है. तो ये पार्ट है वाटर परमिएबल, ये पार्ट है सॉल्ट परमिएबल, ठीक है. और ये आ गया हमारा जो सेकंड पार्ट वो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये वाला. ये पार्ट है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. प्रॉक्सिमल मतलब करीब, डिस्टल मतलब दूर, ठीक है. और ये है जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का दूसरा पार्ट, ठीक है. यहाँ पर आ गया कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट. तो ये सारे साइड्स जो है रीअब्सॉर्प्शन के, ये हमको याद करने होंगे, ठीक है. और जीपैट के लिए, सॉरी, जीपैट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि पीसीटी में क्या एब्जॉर्ब हो रहा है? ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फॉस्फेट एंड ऑर्गेनिक एनायन. रिमेंबर इट दैट ऑर्गेनिक एनायन, फॉस्फेट, ग्लूकोज एंड amino acids are reabsorbed from the proximal tubule.
and water is reabsorbed from the हेनलीज लूप। हेनलीज लूप क्या? डिसेंडिंग लूप, क्योंकि ये डिसेंड कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसके हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। ठीक है, और ये क्या है? ये है एसेंडिंग लूप। ये डिसेंडिंग है और ये एसेंडिंग है, क्योंकि ये ऊपर उठ रहा है। तो ये है एक ओवरऑल पिक्चर ऑफ नेफ्रॉन। और ये जो रीएब्जॉर्ब हुआ और कुछ सॉल्ट रिटेन कर लिया, तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट से जाएगा यूरेटर में, यूरेटर से जाएगा यूरेथ्रा में, और फिर यूरिन एक्सक्रीशन हो जाएगा। ठीक है, नाउ यू कैन सी द लोकेशन ऑफ नेफ्रॉन इन किडनीज। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल किडनी है। नॉर्मल किडनी में क्या है? एक रेनल आर्टरी, एक रेनल वेन। ठीक है, और ये है रेनल पेल्विक्स। ये क्या है? ये पेल्विक्स है, सॉरी पेल्विस है। ठीक है, इस रेनल पेल्विस में क्या है? काफी सारे छोटे छोटे नेफ्रॉन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन रेनल पेल्विस में क्या है? काफी सारे छोटे छोटे नेफ्रॉन। यहाँ पर ये है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का क्या है? एफरेंट डक्ट, एफरेंट डक्ट। ठीक है, और ये क्या होगा? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये आया, यहाँ से सॉल्ट रिएब्जॉर्प्शन हुआ, गया, और फिर हमारा जो हिंदीज लूप है उसके बाद गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट से ये यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट पे आया, और कलेक्टिंग डक्ट से सीधा सीधा कहाँ पर गया? सीधा हमारे यूरेटर में। ये यहाँ रेनल पेल्विस में आया, रेनल पेल्विस से यूरेटर में, और फिर यूरिनेशन हो गया। इज दैट क्लियर टू ऑल? दैट हाउ नेफ्रॉन एक्ट्स। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि দাদা আর বলবে? ओके, हाँ, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नेफ्रॉन किडनी में कहाँ पर होता है। एज यू नो दैट दिस इज द अपर लेयर इज नोन एज कॉर्टेक्स, द इनर लेयर इज नोन एज मेडला। हम पहले ही जानते हैं अपर लेयर इज कॉर्टेक्स और एक्सटर्नल लेयर, और इंटरनल पार्ट है वो है मेडला। इनके बीच में रहता है काफी सारे रेनल पेल्विस। ये ट्रायंगुलर शेप, ये है रेनल पेल्विस, और इन रेनल पेल्विस में लेयर बाय लेयर रहता है नेफ्रॉन, जो कि इस हमारे पिक्चर में है। हैव अ लुक एट इट। तो ये है नेफ्रॉनिक। इन नेफ्रॉन में क्या है? एक नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस से कनेक्टेड है रेनल आर्टरी। ठीक है, और इससे आया जो वेस्ट है, वेस्ट यहाँ से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या पीसीटी से आया, यहाँ से आते आते गया हेनलीज लूप। हेनलीज लूप कहाँ पर गया? यहाँ तक। हेनलीज लूप से फिर वेस्ट रिएब्जॉर्ब होते 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 यहाँ पर आ गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ से आ गया कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से सीधा गया, सीधा कहाँ पर गया? यहाँ से, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये नेफ्रॉन था। नेफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट ये है मान लो, और ये कलेक्टिंग डक्ट सभी लीनियर है, और ये लीनियर कलेक्टिंग डक्ट से वेस्ट कहाँ पर गया? यूरेटर में। ये है यूरेटर। ये यूरेटर में कलेक्ट हुआ, यहाँ से यूरेटर, ये यूरेटर, यहाँ से यूरिन कलेक्ट होते होते यूरेटर में आया, यूरेथ्रा में जमा हुआ और यूरिनेट हो गया। अंडरस्टूड? হ্যাঁ দাদা। तो जो नेफ्रॉन के हमने सेल्स ट्यूब्यूल्स देखे, कहाँ पर था? ये ऐसा ऐसा था कुछ। ठीक है, ये एक पीसीटी,
ठीक है, ये एक नेफ्रॉन का आउटलाइन। ठीक है, मान लो ये नेफ्रॉन है, एक ओवरव्यू। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक हेनलीज लूप है, ठीक है। और हेनलीज लूप को अगर मान ले कि ये एक सेल है, यहाँ पर होगा क्या, एपिकल मेम्ब्रेन, और ये बेसुलेट बेसोलैटेरल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यही पिक्चर यहाँ पर दिया गया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो ये ट्यूब्यूल का सेल है, मान लो ये ट्यूब्यूल है, हॉलो ट्यूब्यूल, हॉलो स्पेस, यहाँ से क्या होगा, यूरिन पास होगा। तो ये जो सेल है वो है ये अपर लेयर है एपिकल मेम्ब्रेन, और ये इनर लेयर है बेसल मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड दिस पिक्चर इज शोइंग दैट कि, और इसके आसपास होता है क्या, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ऐसा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी होंगे, क्योंकि ब्लड कैपिलरी ही रिएब्सॉर्ब करेगा। ये होगा ब्लड कैपिलरी यहाँ पर ऐसा, और ये ब्लड कैपिलरी ही रिएब्सॉर्ब करेगा, क्योंकि जो ट्यूबुलर सेल है वहां से सॉल्ट कहाँ पर जाएगा, आयंस कहाँ पर जाएंगे, ब्लड कैपिलरी में। ये है हमारा ब्लड कैपिलरी, जिससे कि उसका सीरम लेवल जो बैलेंस होगा। ये ब्लड कैपिलरी है, यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर हम यही देख सकते हैं कि जो ट्यूबुलर सेल्स है, ट्यूबुलर सेल्स से कैसे रिएब्सॉर्ब होते हैं, ठीक है। एपिकल मेम्ब्रेन मतलब मैंने यही बताया कि ट्यूबुलर हॉलो स्पेस में जो अपर लेयर है वो है एपिकल मेम्ब्रेन, और जो इनर लेयर है वो है बेसोलैटरल मेम्ब्रेन। और रिएब्सॉर्प्शन कहाँ पर होता है, ट्यूबुलर सेल के लुमेन से, लुमेन मतलब ये इनर पार्ट, इसे हम कहते हैं लुमेन। इस लुमेन से कहाँ पर होता है, रिएब्सॉर्प्शन होता है इस लुमेन से होता है बेसोलैटरल मेम्ब्रेन से और ब्लड कैपिलरी में। जस्ट हैव ए ओवरव्यू। If you do not understand anything, please let me know. দাদা हम्म লুমেনটা একবার বলবে তো। लुमेन, तो ये एक ट्यूब्यूल है। लेट मी गो बैक टू हियर। थिंक इट एज ए ट्यूब्यूल। दिस इज ए ट्यूब्यूल, ये एक ट्यूब्यूल है। तो सो द अपर पार्ट इज लुमेन, दिस इज लुमेन, okay, nothing else. In blood vessel we have seen also lumen. The part exposed to the urine passage is called lumen. Got it? Hmm. Okay. Just have an overview that how reabsorption occur. Reabsorption कहाँ पर होगा, ट्यूब्यूल से ब्लड में, ठीक है, ट्यूब्यूल से ब्लड में। और एपिकल मेम्ब्रेन क्या है, जो लुमेन का साइड है ट्यूबुलर सेल का, वो है एपिकल मेम्ब्रेन। जो इनर साइड है वो है बेसोलैटरल मेम्ब्रेन। बेसोलैटरल मतलब बेस, बेस हमें जानना चाहिए, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम में हमें पहले मालूम करना होगा कि कितना यूरिन हम फिल्टर कर पाते हैं। कि रेस्टिंग कंडीशंस में हम देख सकते हैं, रेस्टिंग कंडीशंस में 650 ml of blood visits per minute. Okay, our kidney receives 650 ml of blood per minute, and out of this only 125 ml per minute प्रोटीन फ्री अल्ट्रा फिल्ट्रेट हमें मिलता है। ओके,
तो फिल्टर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रिएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये तीनों स्टेप्स के बाद हमें मिलता है 125 ml पर मिनट प्रोटीन फ्री अल्ट्रा फिल्ट्रेट, ठीक है। और उसका भी 99% रिएब्जॉर्ब होके हमें मिलता है 1 ml पर मिनट एज यूरिन, ठीक है। तो ये हम अप्रॉक्स कर सकते हैं कि 24 घंटे में हम यूरिनेट करते हैं कितना, 1.5 लीटर। 1.5 लीटर एक हेल्दी एडल्ट 1.5 लीटर यूरिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। क्योंकि 99% ऑफ यूरिन गेट रीएब्सॉर्ब। और जो हमने पहले देखा कि साइट 1 क्या है, नेफ्रॉन का प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और पीसीटी, जहां पर क्या होता है, डायरेक्ट सोडियम रीएब्सॉर्प्शन, सोडियम पोटेशियम रीएब्सॉर्प्शन, बाइकार्बोनेट रीएब्सॉर्प्शन एंड पोटेशियम रीएब्सॉर्प्शन। ओ, ये एक नॉर्मल ये व्यू है, ये तुम बाद में पढ़ लेना, ठीक है, कि कौन से साइट्स में कौन से डायोरेटिक्स काम करते हैं। जस्ट हैव अ लुक। कॉमन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और ये सारे डायोरेटिक्स है जो यहाँ पर एक्ट करते हैं। दादा আগের স্লাইডটা একবার একটু দেখাবে? हाँ, तो ये वाला स्लाइड क्या है कि जो हमारा किडनी का वर्क है, ये दिखाता है कि 650 ml ऑफ ब्लड विजिट्स पर मिनट, okay, our kidney receives 650 ml of blood per minute and उससे हमें मिलता है 125 ml पर मिनट प्रोटीन फ्री अल्ट्रा फिल्ट्रेट। अल्ट्रा फिल्ट्रेट मतलब क्या, सब फिल्टर करके हमें जो मिलता है, सब प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स है वो सब फिल्टर करके हमें मिलता है एक अल्ट्रा फिल्ट्रेट। और उसका भी रिएब्जॉर्प्शन होके हमें मिलता है ओनली 1 ml पर मिनट, सॉरी 1 ml पर मिनट प्रोड्यूस होता है, जो रिएब्जॉर्प्शन के बाद जो फ्लूइड हमें मिलता है। Just keep them in mind that how reabsorption occurs. Still have anything? হ্যাঁ দাদা হয়ে গেছে। हाँ, so it is saying that 650 ml of blood visits our kidney per minute. तो ये इसका क्या मतलब है कि एवरी मिनट 650 ml ऑफ ब्लड विजिट्स आवर किडनी। और किडनी क्या करता है, फिल्टर करता है उसे, फिल्टर करके क्या करता है, 125 ml पैदा करता है पर मिनट में। और उसका भी रिएब्जॉर्प्शन होके हमें मिलता है 1 ml पर मिनट। और ये अगर हम सारे दिन में देखें तो 1.5 लीटर यूरिन प्रोड्यूस होता है। दिस वॉज ए जनरल ओवरव्यू एंड दिस इज द साइट 1 प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ठीक है। और ये एक नेफ्रॉन का ओवरव्यू है, कहाँ पर कौन से सॉल्ट रिएब्सॉर्ब होते हैं, ठीक है। और ये ब्लड ब्लड में रिएब्सॉर्प्शन होने का एक इमेज है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे कि साइट, जो पहला साइड हमने देखा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, दूसरा साइड है टी सॉरी टीएएल ऑफ हेनलीज लूप। टीएएल मतलब थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। थिक क्यों, ये पार्ट थिक है, यहाँ पर हमने लूप ऑफ हेनली ड्रॉ किया, ये जो लूप ऑफ हेनली है ये थिक होगा और ये थिन,
ठीक है, ये लूप ऑफ हेनली है अगर, तो ये है थिक पार्ट। ठीक है, तो इनके दो सेगमेंट्स है, मेडुलरी पार्ट लाइन बाय क्यूबॉइडल सेल, कॉर्टिकल पार्ट लाइन बाय फ्लैटेंड सेल। मेडुलरी और क्यूबॉइडल पार्ट का मतलब कि मैं दिखाता हूँ, ये जो कॉर्टेक्स में जो नेफ्रॉन है इसका है कॉर्टिकल पार्ट। मेडुला में जो नेफ्रॉन है, बाकी जो पार्ट है यहाँ पर जो बाकी नेफ्रॉन है वो है मेडुलरी पार्ट। समझ में आया? ऊपर का जो सारा नेफ्रॉन है, मतलब ये वाला साइट, ये वाला, ये सब कॉर्टिकल पार्ट है। इसके ठीक नीचे ये जो सेगमेंट है मेडुला लिख के, ये पूरा नेफ्रॉन है मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, तो ये मेडुलरी पार्ट और कॉर्टिकल पार्ट दोनों किस सेल से बने हैं ये यहाँ पर लिखा है, एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, और इनका प्राइमरी जो रीअब्जॉर्प्शन पॉइंट्स है वो क्या है, सोडियम पोटेशियम और क्लोरीन को ट्रांसपोर्ट और सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। साइड 3 क्या है, कॉर्टिकल डायल्यूटिंग सेगमेंट ऑफ हेनली फ्लू। मतलब कॉर्टेक्स में जो सेगमेंट हमने देखा वो था कॉर्टिकल डायल्यूटिंग सेगमेंट ऑफ हेनली फ्लू। साइड 3 ये कॉर्टेक्स में जो है कॉर्टिक साइड 3। ठीक है, ये है साइड 3, ये वाला यहाँ पर देख सकते हो कि ये है साइड 3। यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइन, सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज, ये सब सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, और साइड 3 में ये है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर और सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर। साइड 4 और जो डिस्टल ट्यूब्यूल है, डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट जिसे हम कहते हैं, सॉरी डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट एक साथ, तो यहाँ पर सोडियम पोटेशियम का एक्सचेंज नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यूरिया, जो यूरिया यहाँ पर पास कर सकता है यहाँ से। ठीक है, डिस्टल कलेक्ट हमारे डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट से। तो वी आर रिटर्निंग टू आवर इमेज। यहाँ पर देख सकते हैं कि सोडियम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, पोटेशियम एक्सक्रीशन हो रहा है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज है यहाँ पर। और इस कलेक्टिंग डक्ट में क्या काम करता है कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, हमने पढ़ा था वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन कहाँ से रिलीज होता है, जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी से हमारा वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन दोनों हार्मोन रिलीज होता है। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन का क्या काम है, जो वाटर हमने रिटेन किया था उसे फिर रीअब्जॉर्प्शन करवाना, क्योंकि इसका मेन काम क्या है, एंटी डायूरेसिस। एंटी डायूरेसिस मतलब लेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या काम करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, और ये एक थ्योरी है, फ्री वाटर क्लियरेंस। फ्री वाटर क्लियरेंस का मतलब क्या है, जो वॉल्यूम ऑफ यूरिन पर मिनट टाइम released excess to that required to excrete the solutes isosmotically to plasma। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो प्लाज्मा है वो यूरिन के साथ आइसोosmotic है, मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए, तभी क्या होगा, तभी यूरिन एक्सक्रीट होगा, बॉडी से रिलीज होगा। पर यहाँ पर जो एक वॉल्यूम ऑफ यूरिन पर मिनट एक्सेस रिलीज हो रहा है उसे हम बोलते हैं फ्री वाटर क्लियरेंस। मतलब कि मतलब एक बार में अगर 10 ml यूरिन रिलीज हो रहा है सपोज, उसके साथ अगर एक्स्ट्रा 2 ml रिलीज हो, मतलब 10 एक आइसोस्मोटिक वैल्यू है, उसके साथ एक्स्ट्रा 2 ml रिलीज हो रहा है, एक्स्ट्रा 2 ml पर मिनट रिलीज हो रहा है। तो ये एक्स्ट्रा 2 ml क्या है, ये है फ्री वाटर क्लियरेंस। ये एक्स्ट्रा 2 ml है फ्री वाटर क्लियरेंस। ठीक है, मतलब हमारे बॉडी के वेस्ट को निकालने के लिए जितना वॉल्यूम हमें यूरिन चाहिए था उससे थोड़ा ज्यादा एक्सक्रीट हो रहा है।
तो ये ज्यादा अमाउंट क्या है, ये है फ्री वाटर क्लियरेंस। और फ्री वाटर क्लियरेंस का कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। फ्री वाटर क्लियरेंस पॉजिटिव होगा जब एडीएच एब्सेंट होगा, और फ्री वाटर क्लियरेंस नेगेटिव होगा जब एडीएच प्रेजेंट होगा। क्योंकि एडीएच क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक मतलब ये डायूरेसिस नहीं करता। नाउ our today's topic is on diuretics. So diuretics are what which produce excess volume of urine in our body. Diuresis mean the production of excess volume of urine. ठीक है। सॉरी। तो अगर एंटी डायबिटिक हार्मोन प्रेजेंट है तो एक्सेस वॉल्यूम ऑफ यूरिन नहीं रिलीज होगा, तो फ्री वाटर क्लियरेंस हो जाएगा नेगेटिव। और अगर एंटी डायबिटिक हार्मोन प्रेजेंट है तो was someone saying anything? तो अगर एंटी डायबिटिक हार्मोन एब्सेंट है मतलब एंटी डायबिटिक हार्मोन एब्सेंट है मतलब कि एंटी डायूरेसिस का चांसेस कम है, तब क्या होगा, डायूरेसिस। तब होगा पॉजिटिव फ्री वाटर क्लियरेंस। ओके। और उसके ठीक नीचे हम देख सकते हैं सोडियम रिएब्जॉर्प्शन एट डिफरेंट साइट्स। इसमें है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में है 65 to 70%, हेनलीज लूप में है 20 to 25, डिस्टल ट्यूब्यूल में है 8 to 9, कलेक्टिंग डक्ट में है 2 to 3। मतलब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में है सोडियम रिएब्जॉर्प्शन के ज्यादा चांसेस। तो सोडियम रिएब्जॉर्प्शन में काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली की। ठीक है। और ये किडनीज की फिल्ट्रेशन कैपेसिटीज 100% रीअब्जॉर्ब करती है ग्लूकोज अमीनो एसिड। बॉडी क्या रीअब्जॉर्ब करती है, जो बॉडी को नीड है, मतलब बॉडी में ग्लूकोज अमीनो एसिड हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो ये बॉडी 100% रीअब्जॉर्ब कर लेता है। सेमी रीअब्जॉर्ब क्या करता है, वाटर सॉल्ट, इस तरह आयन सॉल्ट और आयंस लाइक सोडियम कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड। क्रिएटिन एकदम एब्सॉर्ब रीअब्सॉर्ब नहीं करता। क्रिएटिन सीक्रेट होता है यूरिन से। ठीक है। और क्रिएटिन क्या मेजर करता है हमारा, क्रिएटिन क्या मेजर करता है हमारा जो रेनल हेल्थ, रेनल क्लियरेंस। क्रिएटिन रेनल क्लियरेंस को मेजर करता है। ठीक है, ठीक है, मेजर करता है रेनल क्लियरेंस। हमारा आज का टॉपिक था डायूरेटिक्स, और इसका जो क्लासिफिकेशन केडी त्रिपाठी में दिया गया है वो यहाँ पर है, जिनमें है हाई सीलिंग और आ, जो हाईली इफेक्टिव डायूरेटिक्स। तो सीलिंग का मतलब क्या है, लेट मी टेल यू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लो सीलिंग एंड हाई सीलिंग। लो सीलिंग और हाई सीलिंग का क्या मतलब है। लो सीलिंग मतलब इसका जो अपर लिमिट है वो काफी नीचे है। लो सीलिंग मतलब कि हम डोज इंक्रीज कर रहे हैं, पर जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, जो डायूरेटिक इफेक्ट है, वो एक लिमिट तक ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। पर जो हाई सीलिंग डायूरेटिक है वो डोज के इंक्रीमेंट से ही इंक्रीज होता रहेगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। जितना डोज देंगे उतना डायूरेटिक इफेक्ट इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है। और इन हाई सीलिंग डायूरेटिक्स में है काफी सारे लूप डायूरेटिक्स, जिसमें है फुरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड, टोरसेमाइड, ये सब। मीडियम एफिकेसी में है हमारे जो बेंजोथायडाजीन्स मतलब थायजाइड डायूरेटिक्स, थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स। और ये नीचे है अदर हाई सीलिंग डायूरेटिक्स लाइक एथेक्रेनिक एसिड एंड
organomercurials। वीक और एडजेंटिव डायरेटिक्स जो इनके साथ एडिशनली दे सकते हैं वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, ये सब। तो इन क्लासिफिकेशन में हाई सीलिंग हाई एफिकेसी, मीडियम एफिकेसी और वीक एंड एडिशनल एजेंट्स, इनमें है हाई सीलिंग और लूप डायरेटिक्स। हाई सीलिंग और लूप डायरेटिक्स, हाई सीलिंग डायरेटिक्स और लूप डायरेटिक्स, इनका मैकेनिज्म एक्शन क्या है? ये सोडियम पोटेशियम क्लोराइड जो को ट्रांसपोर्ट है इसको ब्लॉक करता है। यहाँ पर एक इमेज दिया गया है कि ये एक जनरल नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में थिक असेंडिंग लिम्फ है, सॉरी ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये है थिक असेंडिंग लिम्ब, ये थिक असेंडिंग लिम्ब है। यहाँ पर है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट। तो ये को ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या होगा? ये रीएब्जॉर्ब होके ब्लड में जाएगा, क्लोरीन ब्लड में मिक्स हो जाएगा। पर हमें क्लोरीन ब्लड में नहीं चाहिए, हमें डायूरेसिस के लिए क्या चाहिए? क्लोरीन ट्यूब्यूल्स में ही रहे। तो हम क्या करेंगे? इस को ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करेंगे। इस को ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करने से क्या होगा कि क्लोराइड रीएब्जॉर्ब नहीं होगा ब्लड में और डायूरेसिस होगा। Understood? How do loop diuretics act? Have anyone any doubt? है दादा। और यहाँ पर है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस फॉर्म, ये भी रिस्पॉन्सिबल है कि जो सोडियम रिएब्जॉर्प्शन है उसके लिए। ठीक है, तो अगर किसी को डाउट है वो शेयर करे प्लीज। अगर इसके रिगार्डिंग किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज शेयर करें। ओके, so this was the mechanism of action of loop diuretics. Now we are going to undergo the pharmacology of loop diuretics. तो इसका जो पहला एजेंट है वो है फ्यूरोसेमाइड। ठीक है, फ्यूरोसेमाइड एक हाई सीलिंग डायरेटिक है और इसका लो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, मतलब हम अगर इनटेक करें तो 2 मिनट के अंदर एक्शन शुरू हो जाता है। तो ये एक फास्ट एक्टिंग डायरेटिक है और ये रेनल फेलियर के पेशेंट्स में ही वर्क करता है। ये नोट कर लेना, furosemide is only diuretic which acts on the patients with renal failure। और इसका जो एक और पोटेंशियल है वो है माइल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम इनहिबिशन। ये हम बाद में पढ़ेंगे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम क्या है। पर फ्यूरोसेमाइड का पोटेंशियल है कि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो एंजाइम है इसको इनहिबिट करता है माइल्डली। ठीक है, और इसका एक डिक्रीज पीटी रीएब्जॉर्प्शन भी है, मतलब ये प्रॉक्सिमल जो ट्यूब्यूल के रीएब्जॉर्प्शन है उसको रिड्यूस करता है। और फ्यूरोसेमाइड क्या करता है? कैल्शियम लॉस, मैग्नीशियम लॉस, ये सब हमने इमेज में देखा था। हमने इमेज में क्या देखा था? यहाँ पर ये क्या है? लुमेन है। हमने क्या बताया? लुमेन जो ट्यूबुलर साइड है, ये साइड मतलब हॉलो स्पेस में जो अंदर की तरफ है, और इंटरस्टिशियल और कैपिलरी की तरफ है ये साइड। यहाँ पर है ब्लड कैपिलरी।
जहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो लूमेन में जाना मतलब एक्सक्रीट होना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये तीनों आयन लूमेन से एक्सक्रीट हो रहा है डायरेक्ट। ठीक है, और इसका काफ़ी एडवर्स इफेक्ट्स भी है कि फ्यूरोसमाइड शोज लेस इंसिडेंस ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि हाइपरग्लाइसेमिया क्यों होता है। अगर तुम लोगों ने यहाँ पर फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स पढ़ा है तो मालूम चलेगा कि जो सल्फोनिलूरिया है वो पोटेशियम चैनल ओपनर्स है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बीटा सेल्स में। पोटेशियम चैनल ओपन करने से क्या होता है कि इंक्रीज्ड इंसुलिन रिलीज होता है। तो इसका हम कोरिलेट कर सकते हैं एंटी डायबिटिक से। इसका कोरिलेशन हो सकता है डायबिटिक से, जहाँ पर अगर इंक्रीज पोटेशियम लॉस है, मतलब ब्लड में अगर पोटेशियम का लेवल कम हो रहा है, तो उससे क्या हो सकता है, जो इंसुलिन की एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो सकती है। इंसुलिन की एक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है, जिससे क्या हो सकता है, डायबिटीज और हाइपरग्लाइसेमिया। अंडरस्टूड। तो पोटेशियम लॉस और हाइपोकैलेमिया डायरेक्टली लिंक्ड है हाइपरग्लाइसेमिया से। और हो सकता है हाइपरयूरिसीमिया, ये भी एक पोटेंशियल है इसका। और हम देख सकते हैं इसका फार्माकोकाइनेटिक्स कि इसका ओरल बायोअवेलेबिलिटी है 60%। ठीक है, और जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट्स है उनमें ओरल डोज नहीं दिया जाता, उनमें दिया जाता है पेरेंटल डोज, क्योंकि हमें और भी फास्ट एक्शन चाहिए। और फ्यूरिसमाइड क्या है, ये हाईली प्रोटीन बाउंड एक ड्रग है, और ये कंजुगेटेड होता है ग्लूक्यूरोनिक एसिड से। ठीक है, ग्लूक्यूरोनिक एसिड से कंजुगेशन मतलब ये कौन से फेज हुआ बायो ट्रांसफॉर्मेशन का। दादा फेज 2। फेज 2, यस वेरी करेक्ट। और जो कंजुगेशन विद ग्लूक्यूरोनिक एसिड है वो एक माइक्रोसोमल इवेंट है या नॉन माइक्रोसोमल। দাদা আই থিঙ্ক এটা মাইক্রোজোমাল ছিল। माइक्रोसोमल, वेरी करेक्ट। तो क्या है, एक्सेप्ट अदर फेज 2 बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स, ग्लूक्यूरोनाइलेशन क्या है, एक माइक्रोसोमल एंजाइम मीडिएटेड टेक्निक है। और माइक्रोसोमल एंजाइम मीडिएटेड टेक्निक्स क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सब। ठीक है, और सेकेंड जो ड्रग है हमारा वो है ब्यूमेटानाइट। ब्यूमेटानाइट काफी एक्टिव डायरेटिक एजेंट है, जो कि एक लूप डायरेटिक है। और ये हम देख सकते हैं कि फ्यूरेसमाइड से 20% 40 टाइम्स मोर पोटेंट है। और इसका जो पोटेशियम एक्सक्रीशन का इंसिडेंस है वो काफी लेस है, मतलब ये जो डायबिटीज के चांसेस है और जो पोटेशियम लॉस के चांसेस है काफी घटाता है। फ्यूरोसमाइड में एक एलर्जी भी होती है, इसके लिए भी ब्यूमेटानाइट बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये है क्या, फ्यूरोसमाइड जिनमें जो फ्यूरोसमाइड से टॉलरेटेड हो चुके हैं उनमें तो ये नहीं काम करता। तो क्या होता है, उनमें हम ब्यूमेटानाइट देते हैं फिर। यहाँ पर ब्यूमेटानाइट का एक फार्माकोकाइनेटिक्स है, जहाँ पर दिखा रहा है कि ये 80 to 100% बायोअवेलेबल है। मतलब जो हम डोज देंगे, अप्रॉक्स 2 mg पर केजी हम ले सकते हैं, डोज है। तो उनका उसका 2 mg पर केजी, ये जो अप्रॉक्स डोज है उसका पूरा जो अमाउंट है वो हमें ब्लड में मिलता है। मतलब ये 100% तक ही बायोअवेलेबल हो सकता है। और जो फ्यूरोसमाइड का एक मेजर ड्रॉबैक था कि हम सीएचए पेशेंट्स में इसे ओरल रूट में नहीं दे सकते, पर ब्यूमेटानाइड में हम क्या कर सकते हैं, इसे ओरल रूट में दे सकते हैं। और ब्यूमेटानाइट कहाँ पर यूज होता है, ब्यूमेटानाइट ज्यादा यूज होता है जो कार्डियक, हेपेटिक और रेनल ओरिजिन का जो ईडिमा है। ईडिमा मतलब क्या, फ्लूइड एक्मुलेशन, मतलब ये स्किन में, स्किन के नीचे फ्लूइड एक्मुलेशन, यहाँ पर है फ्लूइड, तो ये है ईडिमा, मतलब स्किन का फूल जाना। ठीक है, और एक जो लूप डायरेटिक्स है वो है टॉर्सेमाइड।
टॉर्सेमाइड फ्यूरोसेमाइड से 2x पोटेंट है। इसका ओरल अवेलेबिलिटी CHF पेशेंट्स में जो बार इडिमा से सफ़र कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा है। और इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, ये लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देता है। टॉर्सेमाइड हमें देता है लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। और लूप डायरेटिक्स का काफ़ी एडवर्स इफेक्ट है, GI डिस्टर्बेंसेस, स्किन रैश, हेडेक, हेपेटिक डिस्फंक्शन। और एक मेजर एडवर्स इफेक्ट है वो है ऑटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, लूप डायरेटिक्स का एक मेजर इफेक्ट है वो है ऑटोटॉक्सिसिटी। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मेजर ड्रॉबैक है ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब हियरिंग प्रॉब्लम, ये हियरिंग प्रॉब्लम करता है। मेजर ड्रॉबैक है ऑटोटॉक्स। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ ऑटोटॉक्सिसिटी। क्यों? क्योंकि जो हमारे ईयर में जो एंडोलिम्फ है, हमें मालूम है कॉक्लिया, कॉक्लिया जो सेगमेंट है वहां पर जो एंडोलिम्फ है वहां पर भी सिमिलर जो पाथवे है, मतलब सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट। तो अगर ये यहाँ पर एक्ट करता है तो ईयर में भी एक्ट करता है, तो हमें क्या होता है, हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम दिखती है लूप डायरेटिक्स से। ठीक है, यूजेस इडिमा, एक्यूट पल्मोनरी इडिमा, हाइपरटेंशन, ये सब। और एक लूप डायरेटिक है जो कि काफी पोटेंट है, वो है फिनॉक्सीएसिटिक एसिड एजेंट्स। इसका नाम से मालूम चलते हैं कि ये है फिनॉक्सी एंड एसिटिक एसिड लिंक्ड डेरिवेटिव्स। तो इनमें होता है हाईली रिएक्टिव इथिलीन ग्रुप। ठीक है, इनमें होता है हाईली रिएक्टिव इथिलीन ग्रुप। जो इथिलीन ग्रुप क्या करता है, सल्फाइड्राइल जो रीजन है रेनल एंजाइम में उनसे बाइंड करता है, और ये सल्फाइड्राइल एजेंट को बाइंड करके उसको इनहिबिट, उसके जो एक्शन है उसको ब्लॉक कर सकता है, जिससे क्या होता है, डायूरेसिस। ठीक है, और इसका एक एक्शन है कि ये जो थिक असेंडिंग लिम्ब है TAL, वहां पर क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करता है। मतलब हमने जो देखा था सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट है उसको भी ब्लॉक करता है। और इनका काफी छोटा कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर एक्टिविटी है जिसे हम बोलते हैं, और जो कि क्या है, एथाक्रिनिक एसिड में नहीं दिखा जाता। इनहिबिटरी, सॉरी, इनहिबिटरी एक्टिविटी है। ठीक है, एक्सेप्ट एथाक्रिनिक एसिड। ठीक है, और फार्माकोलॉजी क्या है एथाक्रिनिक एसिड का? एथाक्रिनिक का फार्माकोलॉजी है कि ये काफी इफेक्टिव लूप डायरेटिक है, और ये अब ऑब्सोलीट है। हमने क्लासिफिकेशन में क्या देखा, एथाक्रिनिक एसिड और जो बाकी ऑर्गन मार्क्यूरियल एजेंट है वो क्या है, वो अब ऑब्सोलीट है, मतलब वो पहले जमाने में यूज होते हैं, अब इतने ज्यादा नहीं यूज होते। तो जो ओरली एक्टिव एथाक्रिनिक एसिड है वो अब नहीं देखा जाता, और इनके काफी सारे एडवर्स इफेक्ट भी है कि हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपरयूरिसीमिया, हाइपोकैल्शियमिया, ये सब। और ये कहाँ पर काम करता है, ये लूप, हमारे जो हेनली लूप है वहां पर। और एक पोटेंशियल एल्कलोसिस का, वर्टिगो, टीनिटस, लूप डायरेटिक्स का एक मेजर ड्रॉबैक। टीनिटस मतलब ईयर रिंगिंग, मतलब कान में रिंगिंग साउंड होना, क्योंकि जो हमारा सोडियम क्लोराइड पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट है वो ईयर में भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और मेजर यूज कहाँ पर है, मेजर यूज है रिफ्रैक्टरी ईडिमा में। ठीक है, रिफ्रैक्टरी ईडिमा में हम एथाक्रिनिक एसिड यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा पोटेशियम लॉस होता है, तो हम उसके साथ दे सकते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। सेकेंड जो एजेंट है वो है टिक्रिनाफेन, एक और लूप डायरेटिक।
उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि थायाजाइड और रिलेटेड डायरेटिक्स। कि if I am running fast, so if you have any problem, you can say that you are facing problem anywhere. Is there any problem to anyone? Any doubt or anything? ना दादा। Okay. तो जो नेक्स्ट क्लास है वो है थायाजाइड्स एंड रिलेटेड डायरेटिक्स। ठीक है, थायाजाइड्स की हुई है क्योंकि इसका एक केमिकल क्लास है थायाजाइड, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनहिबिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट। मतलब जो सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट मतलब यूनिडिरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में दोनों आयंस का मूवमेंट होगा। ठीक है, और इसका ऑपोजिट हुआ तो क्या होगा? एंटीपोड। ये है सिम्पोर्ट मतलब यूनिट एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होना आयन का, और ये है एंटीपोड। तो ये क्या करता है, ये सोडियम क्लोराइड जो सिम्पोर्ट है इसको ब्लॉक करता है। यहाँ पर जो डीसीटी में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट है इसको ब्लॉक करता है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, इससे क्लोराइड रिएब्सॉर्प्शन होगा, सोडियम रिएब्सॉर्प्शन होगा, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है इससे, पोटेशियम चैनल है इससे, तो इन रिएब्सॉर्प्शंस को ये ब्लॉक करता है, थायाजाइड डायरेटिक्स। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अगर पोटेशियम रिएब्सॉर्प्शन ब्लॉक होगा तो ब्लड सीरम लेवल पोटेशियम का बढ़ेगा या घटेगा? वुड दैट इंक्रीज और डिक्रीज? If potassium reabsorption is blocked, then our blood potassium level would increase or decrease? दादा डिक्रीज करो। Yes, decrease. Because रिएब्जॉर्प्शन से क्या होता है, ब्लड लेवल बढ़ता है, क्योंकि ये रिएब्जॉर्प्शन होता है हमारे ब्लड में। और सेम क्लोराइड में भी जाता है कि फ्लोराइड अगर कम रिएब्जॉर्प्शन हुआ तो ब्लड क्लोराइड लेवल घटेगा, ब्लड सोडियम लेवल भी कम होगा। ये है फार्माकोलॉजी कि थायाजाइड डायरेटिक्स कहाँ पर एक्ट करते हैं। ठीक है, ये मेन अट्रैक्शन है कि ये क्या करता है, इंक्रीज बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट एक्सक्रीशन। मतलब अगर बाइकार्बोनेट एक्स्ट्रा एक्सक्रीट हुआ तो क्या होगा, हमारे यूरिन का पीएच बढ़ जाएगा। इसे हम बोलते हैं एल्कालाइन यूरिन, क्योंकि यूरिन बेसिक हो गया तो ये है एल्कालाइन यूरिन, क्योंकि इसमें ज्यादा मात्रा में बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट एनायंस हैं। और ये क्या कर सकता है, ये एक ऑपोजिट एक्शन है लूप डायोटिक्स का, कि लूप डायोटिक्स क्या कर रहा था, लूप डायोटिक्स इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन कर रहा था, और यहाँ पर थायाजाइड डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन कर रहा है। और ये लूप डायोटिक्स से सेम है, लूप डायोटिक्स में भी मैग्नीशियम एक्सक्रीशन ज्यादा था, यहाँ पर भी ज्यादा है। हाइपरयूरिसीमिया भी कॉमन है। हाइपरग्लाइसेमिया, अगर हाइपोकैलेमिया है तो हाइपरग्लाइसेमिया भी होगा। मैंने पहले ही ये कॉम्पेंसेशन कॉन्सेप्ट बता दिया कि हाइपोकैलेमिया कैसे हाइपरग्लाइसेमिया इंड्यूस करता है। ठीक है, और इसका एक जो ये एक इफेक्टिव साइड है वो क्या है, ये बॉडी का जो एसिड बेस बैलेंस है उसको डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक है, एग्जाम्पल में है क्लोरथैलिडोन, ये एक थायाजाइड लाइक डायोटिक है। क्लोरथैलिडोन काफी सारे मेडिसिन में होता है, जैसे आ, क्या नाम था, काफी टेलमैक। ठीक है, टेलमैक, ये ऐसे
मेडिसिन में क्लोरथैलिडोन होता है। मेट्रोलाजोन, और ये कहाँ पर यूज होते हैं? ये सब हाइपरटेंशन के लिए, हाई ब्लड प्रेशर में हम ये यूज करते हैं, क्योंकि ये ब्लड वॉल्यूम कम करता है, जिससे हाई प्रेशर में हमें थोड़ा क्या देखने को मिलता है? एलिविएशन। ठीक है, और ये था थायराइड का एक्शन। और एग्जांपल्स है ज़िपामाइड, इंडेपामाइड, ठीक है। और फ्यूरेसेमाइड क्या कर सकते हैं? एरिथमिया। एरिथमिया क्यों? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट? ठीक है, ये एक रीजन है। ओके, फ्यूरोसेमाइड जो कि हाइपोकैलेमिया इंड्यूस करते हैं, उनका एक मेजर कॉज है एरिथमिया कॉज करने का। और एक चीज, नोट दैट ठीक है, डिजिटल इसके साथ डायरेटिक्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ये नोट कर लें, क्योंकि डिजिटलिस क्या करता है? डिजिटलिस सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप से बाइंड करता है। डायोटिक्स क्या करता है? जो पोटेशियम लेवल है वो डिक्रीज करता है, इससे क्या होगा? बाइंडिंग बहुत हाई हो जाएगा डिजिटलिस का, और टॉक्सिक डिजिटलिस टॉक्सिसिटी हो जाएगा। इसके लिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मेजर कंसर्न है ये। ठीक है, कीप इन माइंड और नोट इट पॉसिबली। और अब हम देख सकते हैं कि थायराइड डायोटिक्स का यूज कहाँ पर होता है? इडिमा में, हाइपरटेंशन में, डायबिटीज इंसिपिडस में, हाइपर कैल्सियूरिया में, indapamide as per NICE it is very great agent for hypertension। ठीक है, सॉरी जीपामाइड इंडिपामाइड शायद लूप डायटिक्स में है, सॉरी ये लूप डायटिक्स में है। ओह नो नो नो, ये थायराइड डायटिक्स में ही है, सॉरी। कहाँ है ये, क्या है? यस, थायराइड डायटिक्स, राइट स्लाइड। ये थायराइड डायटिक्स का ही पार्ट है, जीपामाइड इंडिपामाइड। ठीक है, यूजेस ये है हाइपर कैल्सियूरिया, डायबिटीज इंसिपिडस, हाइपरटेंशन, इडिमा, ये सब में। कॉम्प्लिकेशन और एडवर्स इफेक्ट्स का क्या है कि टायर्डनेस, वीकनेस, ये सब।
नाउ कॉम्प्लिकेशंस विथ थायराइड डायरेटिक्स एंड हाई सीलिंग लूप डायरेटिक्स, मतलब इसका जो ट्रीटमेंट है इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। पहला, हाइपोकैलेमिया इंड्यूस्ड। Hypokalemia is less common upon standard doses of high ceiling diuretics than thiazides. इसका मतलब क्या है? हाइपोकैलेमिया थायाजाइड्स में कम होता है और हाई सीलिंग लूप डायरेटिक्स में ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब थायाजाइड्स में हाइपोकैलेमिया कम होता है। और हाइपोकैलेमिया को हम कैसे कंपनसेट कर सकते हैं? हाई पोटेशियम इन डाइट, concurrent यूज ऑफ पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स और पोटेशियम क्लोराइड एज पोटेशियम सप्लीमेंट। ये 3 मेथड्स हैं जिससे हम हाइपोकैलेमिया को कॉम्पनसेट कर सकते हैं। और कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो कि है फॉल इन बीपी, हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया मतलब डिक्रीज्ड सोडियम लेवल्स इन ब्लड, हियरिंग प्रॉब्लम्स, ये कंसर्न है एक। हाइपरयूरिसीमिया मतलब यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाना ब्लड में, हाइपरग्लाइसीमिया ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाना, डिसलिपिडीमिया मतलब लिपिड लेवल्स का इम्बैलेंस होना बॉडी में, और मैग्नीशियम एक्सक्रीशन होना बॉडी से, ये सब। और एक है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया क्या है कि बॉडी में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाना। पर थायाजाइड्स इसका उल्टा करता है, ये हाइपरकैल्सीमिया करता है, हाइपोकैल्सीमिया नहीं करता। नोट दैट एक्सेप्ट अदर डायरेटिक्स थायाजाइड्स मे कॉज हाइपरकैल्सीमिया। ओके, तो ये कॉम्प्लिकेशंस है। और इन डायरेटिक्स का जो इंटरैक्शंस है वो यहाँ पर दिखाया गया है। ये क्या करता है? एंटी हाइपरटेंसिव्स के एक्शन को पोटेंशिएट करता है, डिजिटल टॉक्सिसिटी को एनहांस करता है। मैं बता रहा था कि इट में एनहांस द डिजिटल टॉक्सिसिटी, induces left ventricular tachycardia by drugs having QT prolongation, क्योंकि मैग्नीशियम लॉस, पोटेशियम लॉस है। मैग्नीशियम लॉस से क्या होता है, जो हमारा अ, जो कार्डियक रिदम है वो डिस्टर्ब होता है। एमिनोग्लाइकोसाइड्स और लूप डायरेटिक्स बोथ ऑटोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक है, तो इनके कॉन्करेंट यूज क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा नेफ्रो और ओटोटॉक्सिक। इनसेड्स के साथ हम इसे नहीं देते क्योंकि जो इनसेड्स लाइक इंडोमेथासिन ये क्या कर सकते हैं? ये हाई सीलिंग डायोटिक्स के इफेक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, जो कि फ्यूरोसेमाइड के एक्शन को मीडिएट कर सकता है। प्रोबेनिसिड, फ्यूरोसेमाइड, ये काफ़ी सारे ड्रग्स को, जो ड्रग्स की एक्सक्रीशन है उसको डिमिनिश कर सकता है, क्योंकि प्रोबेनिसिड प्रोबेनिसिड और फ्यूरोसेमाइड एक दूसरे के एक्टिविटी को डिमिनिश कर सकता है, क्योंकि प्रोबेनिसिड क्या कर सकता है? ट्यूबुलर सिक्रीशन को रिड्यूस कर सकता है। प्रोबेनिसिड जो कि एक एंटी गाउट ड्रग है, वो ट्यूबुलर सिक्रीशन को रिड्यूस करता है, जिससे क्या होगा? फ्यूरोसेमाइड ट्यूबुल्स में नहीं पहुंचेंगे और फ्यूरोसेमाइड का एक्शन डिक्रीज हो जाएगा। Note this that serum lithium levels rise due to reabsorption. Reabsorption से क्या होता है? सोडियम सॉरी लिथियम का जो लेवल है वो राइज हो सकता है। ठीक है, और एक लूप डायरेटिक है जो कि अब यूज नहीं होता उतना, वो है ऑर्गेनोमाइक्रोरियल कंपाउंड। तो ये हमें नाम से ही पता चलता है कि ये है ऑर्गेनिक स्केलेटन में मरकरी, मतलब मरकरी जो एटम है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिक्स किया गया है, उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनोमार्क्यूरियल कंपाउंड। तो 1919 से यूज होते थे पर अब ऑब्सोलीट है, लॉन्ग 30 इयर्स से यह यूज होने के बाद ऑब्सोलीट कर दिए गए हैं।
क्योंकि इसका जो सिस्टेमिक मतलब ब्लड और किडनी में जो टॉक्सिसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? और जब हम इसे ओरल रूट से देते हैं वो करता है जीआई डिस्टर्बेंसेस, जब इसे हम आईवी रूट से देते हैं वो करता है कार्डियक टॉक्सिसिटी। तो ये काफ़ी टॉक्सिक होते हैं। हमें मालूम है मरकरी एक हेवी मेटल है जो काफ़ी टॉक्सिसिटी कर सकता है बॉडी में, और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं मार्सलाइल, मर्क्यूडोफाइलिन, मेरेथो मेरेथॉक्साइलिन, मार्केप्टोमेरिन, ये सब। और इसका एक जो मैकेनिज्म है वो है ब्लॉकेज ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड, ब्लॉकेज ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। पर कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें याद रखने पड़ेंगे, because in GPAT we might be asked some questions regarding them. So it is saying that if we attach theophylline with basic mercurial skeleton, it improved the absorption of organomercurials. कि अगर मार्क्यूरियल कंपाउंड के साथ हमने थियोफाइलिन ऐड कर दिया तो ये क्या करता है, ये ऑर्गेनोमार्क्यूरियल के जो एब्जॉर्प्शन है उसको इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है? और इसका जो एक्टिविटी है वो सिमिलर है इथेक्सिनिक एसिड से, कि ये आयोनाइज हो जाता है मर्क्यूरी आयंस में, और ये जो रेनल एंजाइम है जो एक्ट करता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनली में, उनके जो सल्फ हाइड्राइल पार्ट है उनसे बाइंड करता है। और जो मेजर एंजाइम है जो इनसे इन्वॉल्व है वो है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। ये क्या करता है, ये सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज करता है। ये है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या पैसिव ट्रांसपोर्ट? सो दिस वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। प्लीज रिप्लाई दैट सोडियम पोटेशियम एटीपीएस is involved in active or passive transport. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Yes. और एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे क्या है, ये 2 पोटेशियम आयन को इंट्रासेल्युलरली मूव करता है और 3 सोडियम आयंस को एक्स्ट्रा सेल्युलरली मूव करता है। रीजन कि हमारा द रीजन इज हमारा जो इंट्रा सेल्यूलर जो पोटेंशियल है उसको हमेशा नेगेटिव रहना चाहिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट से। इसके लिए हम 2 पॉजिटिव आयंस इन इनवर्ड एक्सचेंज करते हैं और 3 पॉजिटिव आयंस आउटवर्ड एक्सचेंज करते हैं, जिससे जो नेट पोटेंशियल है वो नेगेटिव रहता है, ठीक है? तो ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के एक्शन को ब्लॉक करता है, जिससे सोडियम पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। पर प्रोलॉन्ग्ड जो यूज है उससे क्या होता है, सिस्टेमिक एल्कालोसिस, क्योंकि जो बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है, इससे हो सकता है सिस्टेमिक एल्कालोसिस। और जो एल्कलाइन यूरिन बनता है वो क्या कर सकता है, जो मार्करी आयंस का प्रोडक्शन है उसको ब्लॉक कर सकता है, जिससे क्या है ये एक सेल्फ लिमिटिंग एक्शन होता है, कि ये खुद के एक्शन को खुद ही ब्लॉक करता है जब एल्कलाइन यूरिन हो। पर अगर हम एसिडिफाइंग एजेंट्स ऐड कर दे तो ये फिर रिस्टोर हो जाता है, ठीक है? और ऑर्गेनोमार्क्यूरियल कंपाउंड CHF विथ इडिमा एंड एसाइटिस विथ सिरोसिस में काफी हेल्पफुल है, ये नोट कर लेना। अगला क्लास है हमारा ज़ैंथीन्स का। ज़ैंथीन्स क्या स्ट्रक्चर है, ज़ैंथीन में होता है पिरिमिडिन और इमिडाजोल, ठीक है? और दोनों जगह पे होता है कीटोन सब्स्टिट्यूशन, ये होता है ज़ैंथीन। ज़ैंथीन हमें शो करता है माइल्ड डायूरेसिस, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काफ़ी अनक्लियर है। पर जो स्पेकुलेशन है वो क्या है, ज़ैंथीन्स का कार्डियक एक्शन
ज्यादा है, इसलिए ये क्या करता है, ये रेनल ब्लड फ्लो को इंड्यूस करता है, जिससे रेनल ब्लड फ्लो और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है और हमारा जो डायोरेसिस है वो अच्छा होता है। और इसका एक जो हमारा इनडायरेक्ट एक्शन है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड सिंपोर्ट को ब्लॉक करना और कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट करना, ये इनडायरेक्ट एक्शन है। फार्माकोलॉजी में हम देख सकते हैं काफ़ी xanthine ड्रग्स है, जिनमें है थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, ऑक्सट्रीफाइलिन, ज़ैंटोरिल, ये सब। ओके, तो इनमें से जस्ट देख लेना ये, हैव अ लुक एट दिस ड्रग्स। ओके, द कॉम्बिनेशन ओलिन एंड थियोफाइलिन, इथिलीन डायमीन एंड थियोफाइलिन, ठीक है, इट इज एक्टिव ओनली इन IV डोसेस, ठीक है। मैनिक बेस ऑफ थियोफाइलिन है ज़ैंटोरिल, ठीक है। और हमारा आज का लास्ट जो टॉपिक है, जो लास्ट जो क्लास है डायोरेटिक एजेंट का, वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या है, नोट इट। Carbonic anhydrase is the fastest enzyme in human body. Note this. Carbonic anhydrase is the fastest enzyme in human body. ठीक है। और स्लोएस्ट एंजाइम कौन सा है, लाइसोजाइम। ये हैप के क्वेश्चंस है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम क्या करता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के हाइड्रेशन में मदद करता है, मतलब हम मैकेनिज्म एक्शन में देखेंगे, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का कॉम्बिनेशन से कार्बोनिक एसिड बनता है, इस स्टेप को ये कैटालाइज करता है, ठीक है। और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम प्रेजेंट होता है रेनल कॉर्टेक्स, पैनक्रियस, एरिथ्रोसाइट्स में, ठीक है। और इसका मेजर रोल है बाइकार्बोनेट और सोडियम रीअब्जॉर्प्शन में। टू आयंस आर रीअब्सॉर्ब्ड थ्रू दिस पाथवे, बाइकार्बोनेट एंड सोडियम। और मेथड सिंपल है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस हेल्प करता है सोडियम और हाइड्रोजन एक्सचेंज का जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में है। तो इसका मेन साइट क्या है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। वी कैन गो बैक टू आवर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर क्या है, सॉरी, यहाँ पर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ये देख सकते हैं बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन। यहाँ पर काम करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, पीटी में काम करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कैन यू सी दिस, दैट बाइकार्बोनेट reabsorption is happening and sodium hydrogen exchange, this one. तो इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में एक्ट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और यहाँ पर ही एक्ट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। तो रिमेंबर these sites, okay, these sites are very crucial to remember because in GPAT these sites may be asked. एडवर्स इफेक्ट्स में क्या है, एडवर्स इफेक्ट्स में हो सकते हैं सिस्टमिक एसिडोसिस, क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर को ऑल्टर करता है, जिससे जो हाइड्रोजन लेवल है ब्लड में वो बढ़ जाता है, जिससे हो सकता है सिस्टमिक एसिडोसिस। और जो बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन होता है यूरिन से, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, जिससे यूरिन अल्कलाइन हो सकता है,
तो पोटेंशियल है अल्कलाइन यूरिन का, एसिडिक ब्लड का, और इसका एक मेजर ड्रॉबैक है कि जब एसिडिक प्लाज्मा का पीएच घटता है और पीएच एसिडिक हो जाता है प्लाज्मा का, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम कैन नॉट एक्ट प्रॉपरली। ठीक है, तो ये एक पोटेंशिएटिंग फैक्टर है कि अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स एक्ट कर रहे हैं और प्लाज्मा का पीएच एसिडिक हो गया, तब कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम का एक्शन जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम का एक्शन है जो है वो मतलब सेल्फ एक्टिव मतलब सेल्फ ब्लॉक हो जाएगा, मतलब अपने आप ही ब्लॉक हो जाता है। और एक फैक्ट है कि जब बॉडी का बाइकार्बोनेट स्टोर से वो पूरा एक्सक्रीट हो जाए, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स का जो एक्टिविटी है वो बंद हो जाता है, क्योंकि बॉडी को समझ में आता है कि बॉडी में अब बाइकार्बोनेट आयंस है ही नहीं एक्सक्रीट करने के लिए। तो अगर बॉडी का जो बाइकार्बोनेट स्टोर है वो अगर डिप्लीट हो जाए, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम का जो इनहिबिटरी एक्टिविटी है वो पूरा बंद हो जाएगा। तो ये दोनों रीजंस है जिसकी वजह से ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स एक एडिशनल थेरेपी है। ये डाययूरेटिक्स में अपने आप यूज नहीं होता। फार्माकोलॉजी देख लीजिए ड्रग्स के कि एसिटाजोलामाइड क्या करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को इनहिबिट करता है, जो कि होता है ब्रश बॉर्डर में। ब्रश बॉर्डर मतलब लुमेन में, मतलब जो मैं बता रहा था कि एक ट्यूबुलर सेल है, दोनों ट्यूबुलर सेल मान लो, यहाँ पर है लुमेन, एपिकल मेम्ब्रेन, ब्रश लाइक, यहाँ पर है बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। तो इस एपिकल मेम्ब्रेन में रहता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, और एसिटाजोलामाइड है वो यहाँ पर ही एक्ट करता है। You should all remember that acetazolamide is the prototype carbonic anhydrase inhibitor। ठीक है, तो जब ये एपिकल मेम्ब्रेन के कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को ब्लॉक करता है, तो क्या होता है, जो लुमिनल सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोटर और एक्सचेंजर है वो डीएक्टिवेट होता है। पर तब भी जो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तब भी मेजर सोडियम रिएब्जॉर्प्शन हो रहा था, वो था हेनली के लूप में। ठीक है, कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस अगर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में 60 to 65% एब्जॉर्प्शन ब्लॉक कर भी दे, तब भी 40 to 35% एब्जॉर्प्शन होगा हेनलीज लूप में और बाकी सेगमेंट्स में। पर हमें ये देखने को मिलता है कि पहले कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर होने के बावजूद जो डाययूरेटिक एक्शन है, इनमें एसिटाजोलामाइड ज्यादा नहीं यूज होता। ये काफी ज्यादा यूज होता है कहाँ पर, ग्लूकोमा में इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये रिड्यूस्ड एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये जो आई है, यहाँ पर है एक्वस ह्यूमर, यहाँ पर है विट्रियस ह्यूमर। तो ये एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन ये कम कर देता है, जिससे क्या होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम हो जाता है और ग्लूकोमा में हमें रिलीफ मिलता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये है एक ट्यूबुलर सेल, ये है यूरिन का पार्ट, ये है ब्लड का पार्ट। रिएब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड में जाएगा, एक्सक्रीशन होगा तो यूरिन में जाएगा। तो इस ये यहाँ पर होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, यहाँ पर लुमेन में। ये क्या करता है, ये जो कार्बोनिक एसिड का जो डिसोसिएशन है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, इसको कैटालाइज करता है, सॉरी, इसको कैटालाइज करता है, इस कन्वर्शन को इसको कैटालाइज करता है। तो क्या होगा, अगर हम इसे ब्लॉक कर दे, ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाएगा।
और सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर है, ये भी यहाँ पर भी ब्लॉकेज आएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में, बाइकार्बोनेट रिएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। नोट दिस मैकेनिज्म्स, ठीक है। तो ये तीन तीन तरह से कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इनहिबिटर जो कि इसका डायरेक्टिक एक्शन शो करता है। पहला है सोडियम रिएब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करना, सोडियम रिएब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करना, बाइकार्बोनेट रिएब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करना, ये दोनों तरफ, ठीक है। और क्लोरीन रिएब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करना, सॉरी पोटेशियम रिएब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करना, यहाँ पर पोटेशियम रिएब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करना, ठीक है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स काम करते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, और यहाँ पर एक फैक्ट है कि अगर हमारे ट्यूब्यूल्स में ज़्यादा सोडियम डिलीवरी हो तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पर सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप है, यहाँ पर हो सकता है कि सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज चैनल है, यहाँ पर पोटेशियम लॉस ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। 66% of filtered sodium and 85% of sodium bicarbonate is normally reabsorbed in the proximal tubule. तो ये पूरा जो reabsorption है ये पूरा ब्लॉक हो गया इन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इनहिबिटर्स की वजह से। तो हमें यूरिन में देखने को मिलता है बाइकार्बोनेट, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, increased excretion of potassium, decreased excretion of hydrogen, these are the methodologies. और इसका एक मेजर ड्रॉबैक ये भी है कि 2-3 दिन में टॉलरेंस आ जाएगा क्योंकि कंपनसेटरी मैकेनिज्म होगा, बाइकार्बोनेट का डिप्लीशन होने की वजह से ये सेल्फ लिमिट हो जाएगा, ठीक है। और काफ़ी जो अदर पॉइंट्स है वो है कि हाई डोजेस में गैस्ट्रिक HCl को डिक्रीज कर देता है, क्योंकि ये क्या करता है, ऑल्टर करता है सोडियम हाइड्रोजन जो एक्सचेंजर है उस सिस्टम को, जिससे क्या होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेशन ऑल्टर हो सकता है। और डिक्रीज पैनक्रियास सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस में इसका काफ़ी हाथ है। और ये ब्लड को एसिडिक पैदा करता है, जिससे क्या हो सकता है ब्रेन में CO2 की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे हो सकता है सीडिशन, लॉस ऑफ सेंसेस एंड सीजर्स, ये सब। ये सीडिशन का जो पार्ट है इसके लिए हम इसे यूज करते हैं दोनों चीज़ों में। ये सीडेशन इंड्यूस करता है, इसके लिए हम इसे यूज करते हैं, पहला है मोशन सिकनेस, और दूसरा है एपिलेप्सी। इन दोनों में हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स बेसिकली एसिटाजोलामाइड को यूज कर सकते हैं क्योंकि सीडेशन इंड्यूस करता है। और क्या है, ये ऑल्टर्ड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स ऑल्टर करता है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स को लंग टिश्यूज में, जो कि मोशन सिकनेस में भी हेल्प करता है, सॉरी माउंटेन सिकनेस, जो कि माउंटेन सिकनेस में हेल्प करता है, ठीक है। माउंटेन सिकनेस में हेल्प करता है, एपिलेप्सी में हेल्प करता है सेजर, सॉरी एपिलेप्सी में हेल्प करता है इसका सीडेशन पार्ट, और माउंटेन सिकनेस में हेल्प करता है इसका जो लंग पीएच डिसबैलेंस है ये पार्ट, ठीक है, नोट इट। और एसिटाजोलामाइड काफी ज्यादा यूज होता है ग्लूकोमा में, एपिलेप्सी में, माउंटेन सिकनेस में, तीनों में। एडवर्स इफेक्ट कौन से हो सकते हैं, एसिडोसिस, क्योंकि प्रोटॉन लेवल बढ़ सकता है ब्लड में, हाइपोकैलेमिया, इंक्रीज पोटेशियम लॉस, फैटीग, क्योंकि एसिडिक पीएच हो सकता है। और COPD पेशेंट्स में एकदम ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि ये लंग के पीएच को ऑल्टर कर रहा है, लंग के CO2 लेवल्स और पीएच को ऑल्टर करता है, इसके लिए ये COPD लेवल पेशेंट्स में एकदम
यूज नहीं होता। और ये हेपाटिक कोमा में भी रिकमेंडेड नहीं है। हाइपर सेंसिटिविटी एक मेजर कंसर्न है और है बोन मैरो डिप्रेशन। ठीक है, नोटेड, बोन मैरो डिप्रेशन इज ए मेजर कंसर्न। ओके, so this was for our today's class. Is there any doubt? Then you might ask. If there is any doubt, you might ask. দাদা হ্যাঁ দাদা Huh? দাদা সিডেস সিডেস ওটা বলে Could not hear you. Say again. কজেস যেটা বলে না, হ্যালো, Previous slide. না না দাদা, স্লাইডটা ছিল সেখানে। Which one? This one. হ্যাঁ, মাউন্টেন সিকনেস বললে। Mountain sickness, because acetazolamide alters the carbon dioxide levels in the lung tissue. That is why it is believed that it is effective in mountain sickness. Okay. Acetazolamide is used in mountain sickness. Clear now? হ্যাঁ Okay, so if there is any doubt, then you might ask. Our class has ended. Thank you, Dada. থ্যাংক ইউ দাদা। Okay.